ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। सो आज के लेक्चर में हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन इशू का नेक्स्ट पार्ट कोहेशन उसके डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कपलिंग पढ़ा था और वहाँ पे देखा था कि कपलिंग क्या मेजर करता है कि डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल। ठीक है, मतलब अगर दो मॉड्यूल है और उसके दोनों के रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम कपलिंग का यूज करते हैं। जैसे कपल होता है ना कि दोनों पर्सन उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप शो कराता है, तो कपलिंग वही बोलता है कि आप दोनों यहाँ पे दो मॉड्यूल है और उसके जो इंटरडिपेंडेंसी है दोनों के बीच वो हम कपलिंग के थ्रू शो करवाते थे। ठीक है, और मेथोडोलॉजी क्या था कि लो कपलिंग इज डिजायरेबल एंड हाई कपलिंग is not desirable because high coupling there are two modules are strongly interrelated or dependent। ठीक है, तो अगर दो मॉड्यूल एक के ऊपर एक ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा तो उस केस में डिजाइनिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि मॉड्यूल जो कि इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो जो कि और एक मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना काम वो खुद कर पाए, तो इसीलिए लो कपलिंग हमें चाहिए था। और जैसे कि डेटा कपलिंग जो था वो लो कपलिंग था और मोस्ट डिजायरेबल था। ठीक है, सो डेटा कपलिंग इज और लो कपलिंग मेथोडोलॉजी को था। ठीक है, और क्यों? क्योंकि हाई कपलिंग बहुत एरर्स को फाइंड करने के लिए हमें दिक्कत हो रहा और सोल्यूशन dealing of error is more difficult in the case of high coupling। इसीलिए हमें लो कपलिंग चाहिए। लो कपलिंग मीन्स जो कि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल शो कर पाता है। ओके, अच्छा, तो कोहेशन क्या करता है? कोहेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक मॉड्यूल के अंदर जो उसका फंक्शनैलिटी है, हर एक एलिमेंट का जो फंक्शनैलिटी है वो हम चेक करते हैं। और उस केस में क्या होगा कि एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका जो फंक्शनैलिटी होगा वो टाइटली कपल्ड होना चाहिए, मतलब टाइटली बॉन्ड होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन say that the degree to which the element of the same module are functionally related to each other। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको अगर क्लियर समझना है तो जैसे देखो कि अगर दो अलग अलग मॉड्यूल है तो उस केस में वो कपलिंग शो करा रहा था। ठीक है ना, कपलिंग का प्रोसीड्यूर क्या हो रहा था, दो अलग अलग मॉड्यूल है और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी जहाँ पे कम होगा वो कपलिंग मुझे ज्यादा चाहिए था, मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका क्या बोलता है एलिजिबल पार्ट होगा। लेकिन कोहेशन में क्या होता है, कोहेशन में हाई कोहेशन इज डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि कोहेशन में आप क्या देख रहे हो कि एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका फंक्शनैलिटी, उसका रिलेटेड फंक्शनैलिटी और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो। मतलब एलिमेंट्स, एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके कनेक्शन, उसका फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू ईच अदर वो अच्छा हो और वो हाईली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो कोहेशन
के प्रोसीड्यूर कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि मतलब आपको स्ट्रॉन्गली कोहेसिव मॉड्यूल आपको चाहिए जहाँ पे एलिमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रहेगा और उसके जो फंक्शनैलिटीज है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो कोहेशन, हाई कोहेशन इज मोस्ट डिजायरेबल। ओके ना, तो लो कोहेशन जितना होगा तो वो जो मॉड्यूल हो जाएगा डिजाइनिंग के केस में हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा उसके फंक्शनैलिटी के बेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रांगली कोहेसिव मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करता है क्या, फंक्शनैलिटी which focus on the single feature of the solution of the software. ओके, अच्छा, तो हाई कोहेशन इज डिजायरेबल। तो रिलेटेड कंपोनेंट अगर देखा जाए कि हाई कोहेशन होना चाहिए कोई भी एक मॉड्यूल को, इधर वो हाई कोहेसिव होगा और वो लो कपलिंग होगा। ठीक है, या फिर आपको ये करना है कि हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग जो मॉड्यूल रहेगा वो मेरा ज्यादा डिजायरेबल मॉड्यूल हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोहेशन इज देयर। स्क्रीन में देखो, वन मिनट। तो कोहेशन देखो, यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंटल कोहेशन, लॉजिकल कोहेशन, टेम्पोरल कोहेशन, ठीक है ना। फिर आपके पास है हाँ, ये टेम्पोरल होगा, ठीक है, टेम्पोरल लिखा है, ये टेम्पोरल कोहेशन। फिर प्रोसीड्यूरल कोहेशन, कम्युनिकेशन कोहेशन, सीक्वेंशियल कोहेशन एंड फंक्शनल कोहेशन। तो आपको देखना है कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट डिजायरेबल है। तो इन दैट केस फंक्शनल कोहेशन इज मोस्ट डिजायरेबल क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट आपका कोहेसिव मेथोडोलॉजी होता है। तो फंक्शनल कोहेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल कोहेशन, कि it is considered to be the highest degree of cohesion and it is highly expected. ठीक है, elements of module in functional cohesion are grouped because they all contribute to a single well-defined function. Okay, it can also be reused. So means functional cohesion when the two operations present in a module perform the same functional task. ठीक है, उसी को हम फंक्शनल कोहेशन बोल रहे हैं और दे आर पार्ट ऑफ द सेम पर्पस। जितने भी मॉड्यूल के अंदर जितने भी टास्क इम्प्लीमेंट हो रहा है वो एक ही पर्पस के लिए काम हो रहा है। ठीक है, और जो कि एक जो क्या हो रहा है कि एक कोई रिलेटेड टास्क को ही परफॉर्म कर रहा है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है वो एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि फंक्शनल कोहेशन मोस्ट डिजायरेबल है, इट इज हाईली एक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई कोहेशन मेंटेन हो रहा है। तो फंक्शनल कोहेशन इज मोस्ट डिजायरेबल। तो लीस्ट डिजायरेबल क्या हो जाएगा, लीस्ट डिजायरेबल आपका कोइंसिडेंटल कोहेशन लीस्ट डिजायरेबल होगा। कोइंसिडेंटल का मतलब क्या है कि instructions which are related to each other is very less। ठीक है, वहाँ पे रिलेशन ज्यादा शो नहीं कर रहा। जितने इंस्ट्रक्शन मीन्स एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है तो वो सब उसके जो इंटर रिलेटेड कनेक्शन है वो बहुत कम है। ठीक है, सो कोइंसिडेंटल क्वेश्चन मीन्स इट इज अनप्लान्ड and random question which might be the result of breaking the program into smaller modules for the sake of modularization because it is unplanned. It may serve confusion to the programmers and is generally not accepted. Okay,
अच्छा, तो फंक्शनल कोहेशन मोस्ट डिजायरेबल है। नेक्स्ट देखो सीक्वेंशियल कोहेशन। सीक्वेंशियल कोहेशन मीन्स सीक्वेंस परफॉर्म करेगा। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सपोज एक मॉड्यूल के अंदर दो ऑपरेशन है जो कि ये बोलता है, सपोज कि एक्स एंड वाई दोनों ही एलिमेंट एक मॉड्यूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक्स का जो आउटपुट होगा अगर वो y का इनपुट की तरह काम करता है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट कम्युनिकेशनल कन्वीनियंस इज एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब एक जो x आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से y अपना इनपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल क्वेश्चन मेनली आपका डिफाइन करता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द एलिमेंट इन द मॉड्यूल, ठीक है। तो जितने भी मॉड्यूल है क्या वो एक के साथ एक कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है सीक्वेंशियली, वही आप सीक्वेंशियल क्वेश्चन में डिफाइन कर रहे हो। तो sequential question, when the element of a module are grouped because the output of one module serves as input to another and so on, so it is called the sequential question. जैसे x का आउटपुट अगर y का इनपुट के हिसाब से काम करे तो क्या बोलेंगे हम कि x जब भी काम कंप्लीट कर रहा है तो y के एज ए इनपुट x का जो आउटपुट है वो y के इनपुट की तरह काम कर रहा है नेक्स्ट फेज में, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियली परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होगा कि फंक्शनल कोहेशन से थोड़ा नीचे के स्टेप है, लेकिन ये भी डिजायरेबल होगा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो डिजायरेबल। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशनल कोहेशन। कम्युनिकेशनल में कि सपोज कि एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो एक ही इनपुट डेटा के पर्पस में काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही डेटा के रिलेटेड वो काम कर रहा है। जैसे सपोज मान लो कि एक मॉड्यूल है ए, ठीक है, और उसके दो एलिमेंट है A1 एंड A2, ठीक है। अब A1 एंड A2 दोनों मिलके उस मॉड्यूल ए को क्या बोले उसके टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोथ द एलिमेंट या फिर जितने भी एलिमेंट है each of element affects each other, ठीक है। so element inside a module that operate on same input data or contribute to same data, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, उसको हम कम्युनिकेशन क्वेश्चन बोल रहे हैं। मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सपोज आउटपुट निकाल रहे हैं कि ए मॉड्यूल के अंदर A1 A2 A3 ऐसे करके एलिमेंट्स है, वो सब मिलके एक आउटपुट निकाल रहे हैं ABC, ठीक है। तो मॉड्यूल जो होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक के ऊपर एक इफेक्ट करेगा। मतलब ईच मॉड्यूल इफेक्ट्स ईच अदर। क्यों? क्योंकि हर एक मॉड्यूल को मिलके ही एक आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो communicational cohesion means when element of a module are grouped together which are executed sequentially and work on same data, ठीक है। it is called communicational cohesion, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फंक्शनल कोहेशन मोस्ट डिजायरेबल, नेक्स्ट सिक्वेंशियल कोहेशन, देन कम्युनिकेशनल कोहेशन। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोसीड्यूरल कोहेशन। प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन, प्रोसीड्यूरल नाम से पता चल रहा है कि मॉड्यूल के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक एक इंस्ट्रक्शन अपना एक अलग ही टास्क को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। मॉड्यूल व्हिच इंस्ट्रक्शंस डूज द different tasks but it ensure पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। मतलब आपको ये चेक करना है कि देखो यहाँ पे वही लिखा है when elements of module are grouped together which are executed sequentially in order to perform a task,
मतलब कि मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट है सपोज, या फिर इंस्ट्रक्शन है सपोज A1 A2 A3 A4 ऐसे करके ये 9 A10 तक, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। हाँ, तो जैसे पहला मॉड्यूल A1 जब उसका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद ही A2 का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, A2 के बाद ही A3 का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो we have to ensure a particular order in which the tasks are performed and they are put into a same module, ठीक है। एक ही मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो तो है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होने के बाद ही नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी वहां पे इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो जा रहा है, ये क्यों उतना डिजायरेबल नहीं है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इन दैट केस मेंटेनेंस इज पोर। ओके, आप क्या कर रहे हो कि एक मॉड्यूल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, तब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। तो मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन एक डिफरेंट टास्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हमको ये पता चल रहा है कि मेंटेनेंस के टाइम ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल कोहेशन। ये टेम्पोरल कोहेशन है, ठीक है। तो व्हेन element of module are organized such that they are processed at a similar point of time, it is called temporal cohesion। देखो, similar point of time, similar point of time मतलब क्या है कि instruction which must be executed during the same time, ठीक है। मतलब सेम टाइम स्पेन में अगर जितने भी इंस्ट्रक्शन है उस मॉड्यूल में वो सेम ही टाइम में ऑपरेट होना चाहिए। सो आप क्या देख रहे हो कि एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड इनटू द टाइम, जैसे कि हम कोई सिस्टम का अगर बूट करें, ठीक है। तो बूट स्टेप में अगर वहां पे सपोज A1 B1 C1 ऐसे तीनों इंस्ट्रक्शन है और उसको बूट करना है, ठीक है। मतलब उस केस में आप क्या कर रहे हो कि ABC का बूटिंग टाइम जो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दैट विल एग्जीक्यूट इन अ सेम टाइम स्पेन, तो उसी को हम टेम्पोरल कोहेशन कह रहे हैं। When the element of module are organized such that they are processed at a similar point of time, okay। अच्छा, next is logical cohesion। Logical cohesion means when the modules have logically similar instruction or elements, ठीक है। तो ये उतना important नहीं है। When logically categorized elements are put together into a module, it is called logical cohesion। तो लॉजिकली इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है तो उस केस में तो हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन का अलग से पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। हम इंडिविजुअल परफॉर्म टास्क अगर कोई भी एलिमेंट कर रहा है वो तो हम नहीं कर पा रहे, तो लॉजिकल कोहेशन उतना इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, कोइंसिडेंटल कोहेशन, कोइंसिडेंटल कोहेशन हमने पहले ही कहा है कि इंस्ट्रक्शन that are related to each other is very less। क्यों? क्योंकि वहां पे अनप्लैंड और रैंडम क्वेश्चन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा गया है कि द रिजल्ट ऑफ द breaking of the program into similar modules for the sake of modularization because it is unplanned, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं है, इंस्ट्रक्शन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बहुत ही कम उनका डिपेंडेंसी शो कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोइंसिडेंटल कोहेशन
is the least desirable cohesion. तो mainly high desirable cohesion is what is functional cohesion. Okay. और coincidental cohesion is least desirable cohesion. अच्छा, तो ये जो इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने देखा था हम लोग लास्ट क्लास में कि टाइप ऑफ कपलिंग, ये भी जैसे याद रखना है आपको क्या क्या है कि डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, फिर कंट्रोल कपलिंग, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कितने टाइप ऑफ कपलिंग है और लीस्ट डिजायरेबल कौन सा है, मोस्ट डिजायरेबल कौन सा है, क्यों है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और जैसे कोई भी इंटरव्यूज वगैरह में भी आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में भी वैसा ही आपको सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीड्यूरल, टेम्परल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल, इसका ट्रिक बना लो याद रखने के लिए, आसानी होगा। लेकिन अगर ये जो मतलब टॉपिक्स के मतलब अगर ये टाइप अगर याद रहे आपको तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल चार्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन पहले मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले परफॉर्म होगा और ना नहीं होगा, क्यों होगा। तो सपोज कि मान लो कि एक फंक्शन जनरेट हम कर रहे, क्या वो फंक्शनल क्वेश्चन को डिफाइन करता है, तो कैसे कौन से क्वेश्चन को हमें कब चाहिए होगा, उसका अगर फ्लो ऑफ डिपेंडेंसी देखा जाए तो ऐसा होगा कि जो फंक्शनल क्वेश्चन है, मतलब सपोज वी आर डूइंग अ फंक्शन, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो कि फंक्शनल क्वेश्चन है या नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या चेक करोगे कि मॉड्यूल कैसे रिलेटेड है। तो फिर ठीक है, अगर एक मॉड्यूल फंक्शनली रिलेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनली वो नहीं रिलेटेड है तो आप क्या करोगे कि मॉड्यूल कैसे रिलेटेड है, इधर वो डेटा के साथ रिलेटेड है और नहीं, ठीक है। तो अगर मॉड्यूल्स आर रिलेटेड बाय डेटा, तब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या वो सीक्वेंशियल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेश्चन में यही हो रहा था ना कि मॉड्यूल के अंदर जितने भी ऑपरेशन है वो उसका क्या होगा कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो रहा था, ठीक है। जैसे एक्स एंड वाई, जैसे मैंने कहा था सीक्वेंशियल में कि एक्स वाई या फिर जेड तीनों एलिमेंट है एक मॉड्यूल के अंदर, तो एक्स का आउटपुट वाई का इनपुट होगा, वाई का आउटपुट जेड का इनपुट होगा। तो कम्युनिकेशनल कन्वीनियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मॉड्यूल रिलेटेड है यूजिंग सम डेटा, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि सीक्वेंशियल क्वेश्चन है या, ठीक है। तो समझ रहे हो कि क्या आइदर वो फंक्शनली कोहेसिव है, तो अगर फंक्शनली कोहेसिव है तो ठीक है, नहीं है मतलब यस और नो कंडीशन के हिसाब से हमें चेक करना है। अगर नहीं है तो क्या मॉड्यूल रिलेटेड विथ सम सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस, अगर सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस में है तो ठीक है, वो सीक्वेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। और आप चेक करोगे कि नहीं है, अगर सीक्वेंशियल क्वेश्चन में नहीं है तो आइदर और के केस में नो हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशनल क्वेश्चन चेक करेगा, ठीक है। आइदर ये होता है तो सीक्वेंशियली ठीक है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे, और नहीं होता है तो कम्युनिकेशनल क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, ईच एलिमेंट अफेक्ट्स ईच अदर, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको उसका रिलेटेड सम हम देख रहे थे, जो कि एक ही डेटा या इनपुट या फिर सेम डेटा के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो आइदर लिख लिए हम sequentially important when that is sequential cohesion, and अगर नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल रिलेटेड बाय सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट, अगर नहीं इम्पोर्टेंट होता है मतलब डेटा के साथ इंप्लीमेंट नहीं होता है तो अदर एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, इधर वो लॉजिकल हो जाएगा
और कोइंसिडेंटल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या चेक होगा कि एक्टिविटीज इन सेम कैटेगरी, मतलब मॉड्यूल आर इन सेम कैटेगरी। लॉजिकली होगा तो सिमिलरली, लॉजिकली में क्या देखे थे हम लोग कि व्हेन लॉजिकली categorized element are put together into a module is called logical cohesion. तो एक्टिविटीज ऑफ द कैटेगरी अगर एक सिमिलर इंस्ट्रक्शन को लॉजिकली इम्प्लाई कर रहा है तब तो वो लॉजिकल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिलेशन उसका लेस दिखाता है। क्यों? क्योंकि तब क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटल कोहेशन। क्यों? क्योंकि उस केस में अनप्लान्ड और रैंडम कोहेशन हो रहा था। ठीक है, तो लॉजिकली इंप्लीमेंट हो सकता है आइदर, और आपका कोइंसिडेंटल कोहेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपका डेटा के बेस पे हो जाएगा सिक्वेंशियल और कम्युनिकेशनल कोहेशन, और एक हो जाएगा आपके एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करते हुए, आइदर दैट इज लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट रह जाता है क्या, बाकी रह गया आपका आइदर टेम्पोरल और प्रोसीड्यूरल। ये है या नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है ना, तो उस केस में आप कैसे करोगे, कि मॉड्यूल which are related by sequence is important, means that will implement by control flow। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो के हिसाब से हो रहा है क्या? अगर यस होता है तो उस केस में प्रोसीड्यूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसीड्यूरल में क्या हो रहा था, कि मॉड्यूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट टास्क को इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन एक ऑर्डर के अनुसार कर रहा है। ठीक ना, मॉड्यूल के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन है, पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, वही हो रहा था। तो प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन मींस कंट्रोल फ्लो कैसे काम कर रहा है, कि सीक्वेंशियली इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, मतलब सीक्वेंशियली ऑर्डर को मेंटेन करते हुए वो कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अच्छा, तो आइदर वो होगा और टेम्परल होगा। तो मॉड्यूल रिलेटेड बाय कंट्रोल फ्लो sequential importance execution होगा when that was in procedural case। ठीक है, तो yes कंडीशन आपका प्रोसीड्यूरल हो जाएगा, नो कंडीशन आपका टेम्पोरल हो जाएगा। टेम्पोरल मीन्स अगर एक के बाद एक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड, एक ही टाइम के अंदर हम सब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये कंट्रोल फ्लो डिपेंडेंट हो रहा है। तो अगर एक प्रोजेक्ट मिल गया तो उस केस में आप कैसे उसको अपग्रेड करोगे, वो हम यूजिंग कोहेशन, वही उसी का ही फ्लो चार्ट बोल सकते हो, या फिर उसका क्या बोले कि ब्लूप्रिंट, वही मैंने डिस्कस किया अभी, कि कौन से टाइम पे हम कौन सा क्वेश्चन का यूज करें, कब फंक्शनल क्वेश्चन यूज करेंगे, कब वो सिक्वेंशियल टाइप हो जाएगा, कब वो कम्युनिकेशनल हो जाएगा। सिक्वेंशियल में क्या हो जाएगा, आइदर सिक्वेंशियल और कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो डेटा के रिलेटेड होगा। डेटा मीन्स वहाँ पे मॉड्यूल के जितने भी एलिमेंट है, क्या वो एक के साथ एक डिपेंडेंट है, या अगर नहीं है तो क्या वो ऑल टुगेदर मिलके कोई काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और एक हो जाएगा कि अगर डेटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या उसका एक्टिविटीज है, आइदर दैट इज लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। ठीक है, मीन्स वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू ईच अदर, कैसा उसका बॉन्डिंग है या फिर क्या है। कोइंसिडेंटल में हम देख रहे थे कि लेस रिलेटेड। लॉजिकली हम क्या देख रहे थे कि मॉड्यूल व्हिच हैव लॉजिकली सिमिलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करके कैटेगरी हम कर सकते हैं, डेटा के ऊपर डिपेंड करके कैटेगरी हम कर सकते हैं, और एक हो जाता है आपका कंट्रोल फ्लो के ऊपर डिपेंड करके हम कोई भी रिलेटेड मॉड्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं।
तो कंट्रोल फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हुए सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट कब होगा कि अगर वो प्रोसीड्यूरल होता है तब तो कंट्रोल फ्लो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही मॉड्यूल के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक के बाद एक ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर कंट्रोल फ्लो नहीं परफॉर्म होता है अच्छे से तो उस केस पे हम टेम्पोरल क्वेश्चन करेंगे। क्यों? वहां पे क्या हो रहा था, इंस्ट्रक्शन that must be executed during a same time span, मतलब सेम टाइम स्पेन आर पुट टुगेदर मीन्स एक ही टाइम में जितने भी इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना उसको हमने वहां पे कंसीडर किया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इश्यूज। ओके, अच्छा और भी है, जैसे आप लोग पढ़े हो पहले भी टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटजीज। यहाँ पे भी वही सेम ही है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो है ये क्वेश्चन है कपलिंग एग्जाम में बहुत बहुत बार मतलब रिपीट होता है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कोहेशन एंड कपलिंग यही दो चीज है, ये बहुत ही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए दो ही चीज इसमें दिया गया है। डिजाइनिंग टूल में हम ये कर लिए, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शन टेस्टिंग कितने टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आपका होता है फंक्शनल टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, डिफरेंस क्या है? जैसे व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोथ आर इन अल्फा टेस्टिंग, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ बीटा टेस्टिंग, ठीक है। मतलब अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या है कि डेवलपर वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जितने भी एरर और फेलियर्स आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अल्फा टेस्टिंग मीन्स मतलब जो कि एक कस्टमर के द्वारा किया जाएगा एट द डेवलपर साइड, ठीक है। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि कस्टमर के द्वारा वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन टू द यूजर्स कस्टमर साइड, ठीक है। बीटा टेस्टिंग इज मेनली डन बाय द कस्टमर at users or customer side, okay, लेकिन अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय द कस्टमर एट साइट, ठीक है। तो डेवलपर साइट पे होगा तो अल्फा टेस्टिंग में डेवलपर प्रेजेंट होगा, लेकिन बीटा टेस्टिंग में कोई डेवलपर नहीं प्रेजेंट होगा। तो डेवलपर जहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे भी हो रहा है उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। और बीटा टेस्टिंग में फेलियर और मतलब बोल सकते हो कि फेलियर को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर सकते। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, शुरू से ही हम लोग ये चीज देखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। और मैंने एक असाइनमेंट दिया है कल जहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, आप लोग देखे हो कि नहीं तो फिर भी मैं याद दिला देती हूँ। असाइनमेंट आप लोगों को करना है और वहाँ पे वो एक कोकोमो मॉडल का जो उस दिन न्यूमेरिकल हमने दिया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप लोगों को किसी ने तो किया नहीं, तो वो भी करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वहाँ पे दिया गया है, उसका क्वेश्चन आप लोग वो सॉल्व करना, और 2 थियरी क्वेश्चन दिया है वो आप लोग करके सबमिट करना, ठीक है। और एक दिन टेस्ट लेंगे, क्विज टेस्ट, उससे पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हुआ है वो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, ओके।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट जितने भी क्लासेस हुआ है वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक्स हमने कवर किया है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। वो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना, कि रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर थोड़ा चीज़ें रीड करोगे तो मतलब चीज़ें समझने में भी दिक्कत नहीं होगा उतना, और आप लोगों को आएगा भी, मतलब प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जो जो क्लासेस हो रहा है ध्यान से आप लोग वो चीज़ मतलब कवर करने की कोशिश करना। ओके, चलो, आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये क्या मैं गूगल क्लासरूम में पहले शेयर किया है? मुझे लग रहा है मैंने किया है, तो देखना उसी में ही है। मैंने एक पीडीएफ पहले शेयर किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है उसी में ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं है, मैं भी एक बार चेक करूंगी, नहीं है तो ये फिर से मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स जो चीजें है ना अच्छे से डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे बस पॉइंट आउट करके ही बोला गया है, ज्यादा कुछ मतलब खिचड़ी बना के कुछ नहीं बोला गया है। जैसे देख सकते हो, हाँ ये भी मैंने पढ़ाया है ना, कि पार्ट चार्ट, गैंट चार्ट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में यहाँ पे ना बेसिक चीजें ही बोला गया है, मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट, वही समझने से आपको कर पाओगे। बहुत सारा कुछ यहाँ पे ज्यादा ज्यादा ऐसे करके नहीं बोला गया है। और एक बुक आता है, आप लोग वो भी देख सकते हो, वो होता है आई थिंक ये रजिमल का है शायद। नेक्स्ट एक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय उदित अग्रवाल। ठीक है, वो बुक भी सही है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका भी पीडीएफ शायद मिल जाएगा, मैंने देखा नहीं था, लेकिन आप लोगों को मिले तो वो भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा है। और पॉइंट वाइज वहाँ पे भी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, और इस पीडीएफ में शायद कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग होगा, लेकिन आई थिंक कर पाओगे, मतलब पढ़ोगे तो थोड़ा जो मेन जो फोकस है इस सब्जेक्ट का वो समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, चलो, ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक, ओके, हम एंड कर रहे हैं अभी यहाँ पे।